वेलकम टू द चैनल एजुकेशनल उन्नति। इस वीडियो में कवर करेंगे डीएलएड यानी कि बीटीसी कोर्स के लिए यहाँ पर फर्स्ट पेपर को कवर किया जाएगा, बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया। ये जो आपका सब्जेक्ट है वो साइकोलॉजी का ही पार्ट है। तो बीटीसी फर्स्ट टू फिफ्थ के लिए यानी कि प्राइमरी लेवल पर कोर्स है, इसलिए यहाँ पर साइकोलॉजी का जो पार्ट शामिल किया गया है उसमें जो बच्चे के लिए बेनिफिशियल है सिर्फ उतना ही पार्ट जो है शामिल किया गया है। तो आइए स्टार्ट करेंगे। इसमें मेनली पीपल टीचर को ये पढ़ना है कि वो बाल विकास के बारे में समझ सकें कि कैसे बच्चे का विकास होता है, कौन कौन से पार्ट्स हैं उसके विकास के लिए, अधिगम कैसे करते हैं बच्चे, लर्निंग को कैसे जो है धारण करते हैं, लर्निंग की कुछ थ्योरीज हैं यहाँ पर, उनको मोटिवेट रखने के लिए मोटिवेशन यहाँ पर ज़रूरी है, तो मोटिवेशन को इन्वॉल्व किया गया है। इस तरह से यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला टॉपिक यहाँ पर कवर करेंगे बाल विकास का अर्थ, आवश्यकता और इसके क्षेत्र क्या हैं। तो विकास जैसा कि टर्म है, डेवलपमेंट जो टर्म है वो सार्वभौमिक विकास के बारे में बताता है कि एक बच्चे का हम जब होल डेवलपमेंट करते हैं, हर जो है दिशा में उसका डेवलपमेंट होता है, तब हम उसको जो है विकास का नाम देते हैं। और विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती है। ये गर्भधारण से लेकर जब बच्चा वॉर्म में आता है तब से लेकर वॉर्म टू टॉर्म जो है इसको सिचुएशन कहा जाता है। गर्भधारण से लेकर मृत्यु तक की ये जो है पूरी गति होती है, पूरा डेवलपमेंट होता है। जब बच्चा भ्रूण होता है तभी से लेकर उसका विकास जो है शुरू हो जाता है, और जब उसकी मृत्यु होती है तब तक बच्चा जो है कुछ न कुछ सीखता ही रहता है एक इंसान अपनी लाइफ में। तो इस तरह से कभी धीमी गति से कभी तीव्र गति से मनुष्य का विकास चलता ही रहता है। अगर मानव विकास के अध्ययन की हम बात करें तो मनोविज्ञान में इसकी शाखाएं होती हैं, जैसे कि बाल विकास जिसको चाइल्ड डेवलपमेंट कहते हैं। तो चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए ही बाल विकास जो है, चाइल्ड डेवलपमेंट जो है एक तरह से एक पार्ट होता है चाइल्ड साइकोलॉजी का, इसी में जो है कवर किया जाता है, साइकोलॉजी का ही ये पार्ट है। इसमें कई तरह से जो है विकास को बताया गया है, विकास कौन सी दिशा में चलता है ये अलग अलग मनोवैज्ञानिक के द्वारा एक्सप्लेन किया गया है। तो अब यहाँ पर समझते हैं सबसे पहले कि बाल विकास का अर्थ क्या होता है। विकास जैसा कि आप समझ रहे हैं कि हर एक तरह से जब बच्चे का डेवलपमेंट होता है, चाहे वो फिजिकल डेवलपमेंट हो, इमोशनल डेवलपमेंट हो या फिर मेंटल डेवलपमेंट हो, कॉग्निटिव लेवल पर, तो इन तरह से जो है हर तरह से जब डेवलपमेंट होगा तब हम उसको जो है डेवलपमेंट का नाम देते हैं। तो मनोविज्ञान की एक शाखा के रूप में बाल विकास को जो है रखा गया है, यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट जो है एक तरह से साइकोलॉजी की ही एक ब्रांच है। इसके अंतर्गत बालकों का व्यवहार आता है, उनकी स्थितियाँ, क्या सिचुएशन है बच्चे की, उनको कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं या किस कारणों से वो अध्ययन किया जाता है, ये सारी चीज़ों को शामिल किया गया है। और इसके साथ साथ ये भी देखा जाता है कि किन चीज़ों का बालकों के व्यवहार पर क्या जो है असर पड़ रहा है, ये देखा जाता है। आज के टाइम पर सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक तथा आर्थिक कारक जो होते हैं वो मानव को प्रभावित करते हैं, और जिस परिवेश में मानव रहता है वो उससे भी प्रभावित होता है। तो इस तरह से ये सारे कारक हो गए जो एक बच्चे को डेवलपमेंट के लिए जो है प्रभावित करते हैं। क्रो एंड क्रो के अनुसार यहाँ पर एक डेफिनेशन दी गई है बाल विकास के बारे में। क्रो एंड क्रो एक फेमस साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने ये बताया है कि बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है, यानी कि चाइल्ड साइकोलॉजी जो है एक ऐसा अध्ययन है जिसमें व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भकाल से प्रारंभ होता है और उसके किशोरावस्था से लेकर जो है प्रारंभिक अवस्था तक चलता रहता है। फिर जेम्स ड्रेवर ने एक डेफिनेशन दी है जिसमें उन्होंने बाल मनोविज्ञान को बताया है कि ये एक साइकोलॉजी की ही ब्रांच है जिसमें बच्चा जो है जन्म से लेकर परिपक्व अवस्था तक विकसित होता रहता है, और इसमें जो है मानव का अध्ययन हम करते हैं। तो इस तरह से जन्म से लेकर जब एक मैच्योरिटी लेवल तक बच्चा डेवलपमेंट करता है तो इसी चीज़ को अध्ययन करने के लिए बाल विकास या फिर बाल मनोविज्ञान की शाखा लाई गई। तो इस तरह से बाल विकास जो होता है बच्चे का वो गर्भावस्था से लेकर उसकी मैच्योरिटी तक चलता है, या फिर हम कहें कि किशोरावस्था तक चलता है, ये अडल्टहुड तक चलता है। तो इस तरह से ये जो है अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने बताया, किसी ने जो है एडोलेसेंस एज तक बताया, किसी ने जो है मैच्योरिटी लेवल तक बताया। इस तरह से हम बाल मनोविज्ञान में यानी कि बच्चे का
कैसे डेवलपमेंट हो रहा है वो पूरी स्टेज जो है देखते हैं। अलग अलग यहाँ पर डेफिनेशंस दी गई हैं। अब बाल विकास की आवश्यकता क्यों पड़ी ये जान लेते हैं। तो बाल विकास अनुसंधान का ही एक क्षेत्र है जिसमें रिसर्च किया जाता है कि कैसे विकास हो रहा है। जब हम ये जानेंगे तभी हम बच्चे की प्रॉब्लम को डायग्नोस कर सकते हैं कि कैसे बच्चे को कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, उसको मानसिक तौर से दिक्कत है या फिर संवेगात्मक कोई समस्या आ रही है या फिर मानसिक तौर से बच्चा जो है किसी समस्या से जूझ रहा है। तो इस तरह से बाल विकास की आवश्यकताओं को समझना यहाँ पर जरूरी हो गया था। तो बालक के जीवन को खुशी तथा समृद्धशील बनाने में बाल विज्ञान का योगदान प्रशंसनीय रहा है, क्योंकि जब बाल मनोविज्ञान को जाना गया तभी हम बच्चे के जीवन से रिलेटेड जो भी समस्या थी उसको समझते हैं, फिर उसके अनुसार ही उसे जो है उस समस्या का निवारण करते हैं। मनोविज्ञान की इस शाखा में केवल बच्चों के प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं होती है, बल्कि बच्चों में जो भी समस्याएं आ रही हैं, जो भी उनके विचारों में समस्या है, उनको स्वीकार किया जाता है और उन सारी प्रॉब्लम्स को जो है यहाँ पर शॉर्ट आउट किया जाता है। इस तरह से बाल मनोविज्ञान हमारे सम्मुख बालकों के भविष्य की ओर एक उचित रूपरेखा प्रस्तुत करता है। यानी कि बच्चा जो है इसमें उसके सारे ही प्रॉब्लम्स को इसमें देखते हैं, जैसे कि बालक के माता पिता हैं, उनके अभिभावक हैं, बालक के शिक्षक हैं, बालक सुधार के लिए, बालक चिकित्सा के लिए, इन सारे जो है फील्ड में मनोविज्ञान ने अपना जो है योगदान दिया है, जिससे कि मनोविज्ञान जो है बाल मनोविज्ञान वो बालकों के भविष्य को उत्तम बनाने के लिए एक उचित रूपरेखा तैयार करती है। तो इस तरह से एक एजेंडा प्रेजेंट किया जाता है यहाँ पर साइकोलॉजी के थ्रू, जिसके थ्रू ही बच्चे जो है डेवलपमेंट गेन करते हैं। बाल मनोविज्ञान एक तरह से व्यवहारिक ज्ञान होता है और इसमें बालकों के समुचित निर्देशन के लिए व्यवहारिक रूप से निर्देश दिए जाते हैं और उन्हीं के अनुसार यहाँ पर देखा जाता है कि बच्चे कौन सी समस्या को जो है अपने जीवन में फेस कर रहे हैं और उनके इस समस्या को किससे दूर किया जा सकता है। यानी कि ये समस्या उनकी फैमिली से रिलेटेड है तो फैमिली में उसके लिए निर्देश दिए जाते हैं, स्कूलिंग से रिलेटेड है तो वहाँ पर स्कूल में टीचर्स को गाइड किया जाता है जिससे कि बच्चे की समस्या दूर हो सके। फिर बाल विकास के कई सारे क्षेत्र होते हैं। तो बालकों का जो विकास होता है गर्भधारण से लेकर युवावस्था तक, ये जो उनकी सिचुएशन होती है विकास की, इसमें कई सारी जो है व्यवहारात्मक समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं। इन समस्याओं के लिए कौन कौन से क्षेत्र हैं और उनमें क्या कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई जा रही हैं। फर्स्ट यहाँ पर जो है प्रकार हो जाता है इसमें वातावरण तथा बालक, यानी कि बच्चा जिस इन्वायरमेंट में रहता है वो वैसे ही रिएक्ट करने लगता है। एक चाइल्ड अगर आप उसे जो है इंग्लिश वाले माहौल में रखेंगे, अगर फैमिली का हर एक पर्सन इंग्लिश में बोलेगा तो वो बच्चा भी इंग्लिश में ही बोलना स्टार्ट करता है। और अगर हिंदी में बोलने वाले लोग हैं, एक फैमिली अगर हिंदी बोलती है तो वो बच्चा भी जब बोलना स्टार्ट करता है तो वो हिंदी में ही बोलता है। तो इस तरह से वातावरण का बच्चे पर बहुत प्रभाव पड़ता है। उसके चाहे व्यवहार में वो परिवर्तन हो, व्यक्तित्व में परिवर्तन हो या शारीरिक तौर पर परिवर्तन हो, तो इस तरह से बच्चे में जो है ये सारे प्रभाव देखने को मिलते हैं। इसके बाद हर एक चाइल्ड जो है एक दूसरे से डिफ़र करता है, तो हर एक बालक में जो है इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी होते हैं। इन इंडिविजुअल डिफरेंसेस के लिए बच्चों में ये देखा जाता है कि उन्हें किसी भी तरह का मानसिक जो है प्रेशर ना हो, मेंटल प्रेशर ना हो उनके दिमाग में कि वो जो है उनकी शारीरिक संरचना भिन्न है या मानसिक तौर पर वो उनके लेवल्स अलग है या फिर संवेगात्मक भिन्नता है बच्चों में। तो इन सारी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है बाल मनोविज्ञान में। इसके बाद मानसिक प्रक्रियाओं को देखा जाता है यहाँ पर कि बच्चा किन किन तरीक़ों से मानसिक प्रक्रियाओं के थ्रू सीखता है चीज़ों को। तो प्रत्यक्षीकरण कर कर डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है बच्चा, तभी वो सीखता है उन सारी चीज़ों को। और उसके बाद कल्पना करके बच्चे सीखते हैं, स्मृति करके सीखते हैं, चिंतन या सहचर्य के थ्रू सीखते हैं। सहचर्य यानी कि एक चीज़ का दूसरे चीज़ के साथ जब संबंध स्थापित कर लेता है बच्चा, तब उसको सहचर्य के थ्रू सीखना कहा जाता है। इसका मतलब हो जाता है कि अगर आप
आपको एक डेट से कोई चीज़ याद हो गई है तो वो डेट जब आती है तो आप उस घटना को फिर से रिमेंबर करने लगते हैं। जैसे कि जब उत्तराखंड में बाढ़ आई थी तो आप वो डेट जब देखते हैं तब आपको ये चीज़ तुरंत सहचर्य के थ्रू, एसोसिएशन के थ्रू याद हो जाती है कि इसी दिन हाँ बाढ़ आई थी। तो इस तरह से ये सारे जो है रिलेशंस होते हैं यहाँ पर। बालक तथा बालिकाओं का मापन यहाँ पर क्षेत्र हो जाता है नेक्स्ट, जिसमें शारीरिक मापन, मूल्यांकन, ये सारी चीज़ें यहाँ पर शामिल हो जाती हैं। मानसिक तौर पर भी ये देखा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर क्षेत्र अगर देखें मनोविज्ञान के लिए, बाल मनोविज्ञान के लिए, तो बालक का व्यवहार और उसकी अंतःक्रियाएँ आती हैं इसमें। अंतःक्रियाओं में जो है देखा जाता है कि अनेकों क्षेत्र यहाँ पर शामिल होते हैं, जिससे कि बच्चे का व्यवहार जो है अफेक्टेड रहता है और उसके विभिन्न तरह के शारीरिक तथा मानसिक योग्यताओं तथा विशेषताओं में क्रमिक विकास होता रहता है। नेक्स्ट क्षेत्र देखें तो समायोजन संबंधित समस्याएं आती हैं। बच्चे को पारिवारिक समायोजन करना पड़ता है, संवेगात्मक यानी कि अपने इमोशंस को भी कंट्रोल में करना होता है, शैक्षणिक जो है समायोजन करने होते हैं। जब बच्चा एक नए स्कूल में जाता है तो वो इन्वायरमेंट उसके लिए एकदम नया रहता है, तो उस इन्वायरमेंट में कैसे बच्चा यूज्ड टू हो, उससे कैसे हैबिचुअल हो, ये सारी चीज़ें उसे देखनी होती हैं। नेक्स्ट यहाँ पर विशिष्ट बालकों का अध्ययन आ जाता है। जो गिफ्टेड चाइल्ड होते हैं उनके लिए भी यहाँ पर देखा जाता है कि कैसे उनके इस मेंटल लेवल को और ज़्यादा जो है योग्य बनाया जाए और ज़्यादा जो है इन्हांस किया जाए। तो इसके लिए भी बच्चों को इंडिविजुअल या पर्सनलाइज्ड गाइडेंस दिया जाता है, उनकी समस्याओं को समझा जाता है। अभिभावक बालक संबंध देखा जाता है यहाँ पर कि बच्चे का उसके पेरेंट के साथ में कैसा रिलेशनशिप है, कैसे बच्चे जो है अपने पेरेंट को ट्रीट करते हैं और कैसे जो है एक पेरेंट अपने बच्चे को ट्रीट करते हैं। तो ये सारे रिलेशनशिप भी इसमें देखे जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर आ जाता है कि बाल विकास के लिए, चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए कुछ अवस्थाएं होती हैं। इन अवस्थाओं में शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था आती है। शैशवावस्था को इन्फेंसी स्टेज कहा जाता है, बाल्यावस्था को चाइल्डहुड स्टेज कहा जाता है और किशोरावस्था को एडोलेसेंस स्टेज के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से विभिन्न जो है अवस्थाएं होती हैं एक बच्चे के डेवलपमेंट के लिए। उसमें उसका शारीरिक डेवलपमेंट भी आता है और उसका मानसिक डेवलपमेंट भी आता है, जिसमें उसकी बुद्धि, बुद्धि लब्धि और बुद्धि परीक्षण आते हैं। संवेगात्मक विकास भी इसी में आता है, अवस्थाओं में ही। संवेगात्मक विकास में प्याजे का सिद्धांत आता है। सामाजिक विकास आता है, सोशल डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, लैंग्वेज डेवलपमेंट, भाषा का विकास कैसे हो रहा है बच्चे में, और उसके बाद सृजनात्मकता और एवं सृजनात्मक क्षमता का विकास आ जाता है इसमें। तो इस तरह से बच्चे का अगर विकास हम देखें, विकास की अवस्थाएं देखें, तो यहाँ पर 3 स्टेजेस मेनली होती हैं, जिसमें सबसे पहली आ जाती है इन्फेंसी स्टेज, जिसको शैशवावस्था कहते हैं। जन्म से लेकर 5 वर्ष तक की ये अवस्था होती है। इसके बाद चाइल्डहुड स्टेज आती है, जिसमें बाल्यावस्था आती है। इसमें 5 साल से लेकर 12 साल तक के बच्चे को कवर किया जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर एडोलेसेंस स्टेज, जिसको किशोरावस्था कहते हैं। 12 साल से लेकर 18 साल तक की ये स्टेज होती है। तो इस तरह से फिजिकल डेवलपमेंट की जो स्टेजेस होती हैं उन्हें समझते हैं यहाँ पर। शैशवावस्था में शारीरिक विकास कैसे होता है इसको जान लेते हैं। शैशवावस्था का मतलब हो जाता है कि जन्म के पूर्व से लेकर, यानी कि गर्भावस्था से लेकर इसको जो है कंसीडर किया जाता है और इसमें देखा जाता है कि माता के खान पान, रहन सहन, स्वास्थ्य तथा उसके संवेगात्मक तुलना पर विशेष ध्यान दिया जाता है। यानी कि एक मदर जो है कैसे खान पान है, क्या रूटीन है उसका, क्या हाइजीन वो फॉलो कर रहे हैं, क्या डाइट फॉलो कर रही हैं, इन सारी चीज़ों से लेकर जो है बच्चा भी प्रभावित होता है। और जन्म के बाद अगर इसमें देखें तो 2 सोपान होते हैं। पहला है जन्म से लेकर 3 वर्ष तक की अवस्था, दूसरा है 3 वर्ष से लेकर 5 वर्ष तक की अवस्था। तो भार के बारे में यहाँ पे बताया गया है। शैशवावस्था में शारीरिक विकास जो है तो उसमें भार, वेट कितना होना चाहिए बच्चे का, तो जन्म के समय लगभग बालक का वेट 7.15 पाउंड के बराबर होना चाहिए और अगर वो गर्ल चाइल्ड है तो उसका भार 7.13 पाउंड के बराबर होना चाहिए। इसके बाद पहले 6 मास में
शिशु का भार 2 गुना तथा 1 वर्ष के अंत में 3 गुना होना चाहिए। इस तरह से यहाँ पर वेट के बारे में बताया गया। देन लंबाई के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि जन्म के समय शिशु की लंबाई औसत तौर पर 50 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। सिर तथा मस्तिष्क की बात करें तो उसके शरीर का कुल 1/4 भाग होना चाहिए उसके मस्तिष्क की लंबाई का। हड्डियाँ अगर बात करें तो नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या यहाँ पर 206 होती है, ये याद रखिएगा। इसके बाद मांसपेशियों के बारे में बताया गया है तो 23% कुल उसका जो है शरीर का भार होना चाहिए उसके मांसपेशियों के भार के लिए। अन्य अंगों के बारे में यहाँ पर बताया गया है। इसके बाद बाल्यावस्था में शारीरिक विकास कैसे होता है, तो चाइल्डहुड स्टेज पर वैसे बच्चे का कैसे फिजिकल डेवलपमेंट होता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। तो इनमें जो है 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक की आयु को कंसीडर किया जाता है। बाल्यावस्था में 3 वर्षों में यानी कि 3 से लेकर 9 वर्ष तक जो विकास होता है वो तीव्र गति से होता है बच्चे में। इसमें बच्चे बहुत रैपिड तौर पर जो है अपने डेवलपमेंट को गेन कर सकते हैं। इसमें फिर भार, लंबाई, बोन्स, टीथ, मांसपेशियाँ, ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। तो भार कितना होना चाहिए, भार इसमें बताया गया है कि 9 से लेकर 10 तक की आयु तक बालकों का भार बालिकाओं से अधिक होता है और इसके बाद बालिकाओं का भार अधिक होना प्रारंभ हो जाता है। इसके बाद लंबाई की बात करें तो इन सब वर्षों में लंबाई 2 से 3 इंच तक बढ़ती है। बोन की बात करें तो प्रथम 4 से 5 वर्षों में हड्डियों की संख्या में वृद्धि होती है। टीथ की बात करें तो 12 से 13 साल की अवस्था में सभी स्थायी दांत निकल आते हैं। मांसपेशियों के बारे में बताया गया है तो वो 27% हो जाती हैं कुल भार का। इसके बाद चाइल्डहुड के बाद आ जाता है यहाँ पर एडोलेसेंस एज में क्या जो है बदलाव होते हैं फिजिकल डेवलपमेंट में, वो सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। एडोलेसेंस एज में बच्चे का अगर हम आकार की बात करें तो उसके आकार में बालक वर्ग अगर होगा तो उसके लंबाई जो है 18 वर्ष तक बढ़ती है और बालिका वर्ग अगर है तो उसकी लंबाई 16 वर्ष तक ही बढ़ती है। सिर की बात करें या मस्तिष्क की बात करें तो यहाँ पर 15 से 16 वर्ष की आयु में सिर का लगभग भाग का विकास हो चुका होता है और मस्तिष्क का भार देखें तो वो 1200 से लेकर 1400 के बीच में रहता है। हड्डियाँ पूरी तरह से मजबूत हो चुकी होती हैं एडोलेसेंस एज में। इस तरह से यहाँ पर अंग भी बन चुके होते हैं यानी कि सेंस ऑर्गन्स भी बन चुके होते हैं और एक्शन ऑर्गन्स भी बन चुके होते हैं बच्चे के। ग्रंथियाँ भी कई तरह की बन चुकी होती हैं जैसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड। इसके बाद यहाँ पर विभिन्न जो है अवस्थाएं बताई गई हैं मानसिक विकास के लिए, जैसे कि मानसिक विकास में मेंटल डेवलपमेंट कैसे होता है इन्फेंसी स्टेज में, ये बताया गया है। तो इन्फेंसी स्टेज में बच्चा बहुत छोटा होता है, जन्म से लेकर 3 माह तक का जो शिशु होता है वो केवल हाथ पैर ही हिलाता है, भूख लगने पर रोता है। तो ये सारी चीज़ें उसके मेंटल डेवलपमेंट पर जो है इशारा करती हैं। 4 से 6 माह तक शिशु व्यंजनों की ध्वनि निकालने लगता है। तो बच्चा जब बोलना स्टार्ट करता है वो सबसे पहले व्यंजन ही बोलता है, पा, माँ, ये सारे वर्ड सबसे पहले बोलता है। फिर 7वें से 9वें माह तक बच्चा घुटने के बल चलने लगता है और सहारे से खड़ा होने लगता है। 10वें माह से 1 वर्ष तक की आयु में बच्चा अनुकरण करना सीखता है यानी कि इमिटेशन लर्निंग करना सीख लेता है। बच्चा जो है नकल कर यहाँ पर चीज़ों को दोहराता है। इसके बाद दूसरे वर्ष में शब्द तथा वाक्य बोलने लगता है बच्चा। और तीसरे वर्ष की बात करें यहाँ पर तो वो अपना नाम बताना सीख जाता है, कहानी या छोटी कविताओं को सुनता है और शरीर के अंगों को पहचानने लगता है। चौथे वर्ष की बात करें तो यहाँ पर 4 से 5 तक की गिनती लिखना, अक्षर लिखना, ये सब सीख जाता है बच्चा। 5वें वर्ष की बात करें तो शिशु हल्की तथा भारी वस्तुओं में अंतर करना सीख जाता है, विभिन्न रंगों की पहचान उसे हो जाती है। इसके बाद
चाइल्डहुड में क्या मेंटल डेवलपमेंट होता है, बाल्यावस्था में मानसिक विकास के बारे में बताया गया है। तो इस अवस्था में बच्चा जो है समझने लगता है, सीखने लगता है, स्मरण करने लगता है, विचार करने लगता है, समस्याओं का समाधान करने लगता है, छोटी छोटी घटनाएं जो हैं इनका वर्णन करने लगता है बच्चा यहाँ पर चाइल्डहुड में। और इसके बाद बच्चों में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का संचय करने की जो है क्षमता आ जाती है। यहाँ पर बच्चा रचनात्मक कार्यों में रुचि लेने लगता है, जैसे कि कोई नई वस्तु बनाना है, कुछ नई क्रिएटिविटी करना है, तो यहाँ पर बच्चे बहुत क्रिएटिव हो जाते हैं। समूह में रहना पसंद करता है बच्चा, इमिटेशन लर्निंग करता है, बच्चे पढ़ने लिखने लगते हैं, यहाँ पर खेल में ज़्यादा रुचि रखते हैं बच्चे और अपने प्राकृतिक वातावरण में ज़्यादा मग्न रहते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेज आती है जो किशोरावस्था की स्टेज होती है। यहाँ पर मेंटल डेवलपमेंट एडोलेसेंस एज में कैसे होता है बच्चे का, तो किशोरावस्था में बच्चा जो है अपनी उच्चतम सीमा पर होता है, मानसिक विकास की सबसे हाईएस्ट स्टेज होती है ये। यहाँ पर किशोर और किशोरी अपनी कल्पना करना सीख जाते हैं, थॉट्स में मतलब वो इमेजिनेशन आ जाती है उनके थॉट्स में, चिंतन करना, थिंकिंग करना सीख जाते हैं, लॉजिक्स बिठाने लगते हैं, विश्लेषण तथा संश्लेषण करने लगते हैं, एनालिसिस एंड सिंथेसिस करने लगते हैं, अमूर्त चिंतन करने लगते हैं, जो चीज़ें उनके सामने हैं नहीं उनके बारे में भी वो सोचने लगते हैं, समस्या समाधान यहाँ पर आ जाता है बच्चों में। तो इस तरह से यहाँ पर उच्च मानसिक शक्तियाँ बच्चे में डेवलप में हो जाती हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आ जाता है कल्पना की बहुलता होती है, यानी कि बच्चा जो है दीवा स्वप्न को भी देखने लगता है, उसके ड्रीमी जो है ख्यालात बच्चों में आने लगते हैं। किशोरावस्था में शब्द का भंडार होता है बच्चे के पास में, चिंतन करना, तर्क करना, कल्पना करना, ये सब जो है पूरी तरह से परिपक्व हो जाते हैं इन सब में बच्चे। इस अवस्था में किशोर तथा किशोरी की रुचियों में तीव्र गति से वृद्धि आती है, यानी कि एक आकर्षक पर्सनालिटी वो चाहते हैं, अपनी वेशभूषा के लिए बहुत कॉन्शियस रहते हैं, पढ़ाई लिखाई के लिए बहुत कॉन्शियस रहते हैं, पौष्टिक भोजन करना चाहते हैं, कंप्यूटर, इंटरनेट आदि में उन्हें रुचि हो जाती है। इस तरह से मेंटल डेवलपमेंट एडोलेसेंस एज पर होता है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट टर्म आ जाता है इंटेलिजेंस का। इंटेलिजेंस का जो टर्म है इसमें बताया गया है कि मानसिक तौर पर यह पता लगाने पर हम उनकी बुद्धि का भी पता लगा सकते हैं। तो मानसिक योग्यताएं बच्चे की कैसी हैं, इसी के बेसिस पर हम बच्चे की बुद्धि को भी जज कर सकते हैं, उससे नाप सकते हैं। तो अमुक व्यक्ति बहुत बुद्धिमान होता है, दूसरा व्यक्ति कम बुद्धिमान होता है, ये अक्सर देखा जाता है यहाँ पर। तो सामान्य तौर पर सीखने तथा तर्क करने, चिंतन करने, कल्पना करने तथा अमूर्त चिंतन करने की योग्यता बुद्धि कहलाती है। हम जो सीखते हैं, जो लॉजिक बिठाते हैं, जो एक दूसरे से बहस करते हैं, चिंतन करते हैं, कल्पना करते हैं, या फिर जो चीज़ें हमारे सामने नहीं प्रेजेंट हैं अगर उनके बारे में भी हम सोच पा रहे हैं, तो इसी टर्म को बुद्धि के नाम से जाना जाता है, इंटेलिजेंस के नाम से जाना जाता है। वुडवर्थ ने यहाँ पर डिफाइन किया है कि बुद्धि कार्य करने की विधि है। हम जब कार्य करते हैं तो उसमें जो प्रोसेस होता है उसी को बुद्धि कहते हैं, क्योंकि बुद्धि के द्वारा ही हम उस प्रोसेस को कंप्लीट कर पाते हैं। टर्नबर्न ने यहाँ पे बताया है कि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता को ही इंटेलिजेंस कहते हैं। इसके बाद यहाँ पर बिनेट ने बताया, यहाँ पे बिनेट ने कि 4 शब्द होते हैं बुद्धि में, जैसे कि ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना। जब हम नॉलेज को देखते हैं, गेन करते हैं, तो वो भी हमारी बुद्धि है। कोई नई चीज़ हम कर रहे हैं, इनोवेशन कर रहे हैं, तो वो भी बुद्धि है। किसी तरह का इंस्ट्रक्शन हम दे रहे हैं तो वो भी बुद्धि में आ जाएगा, और क्रिटिसिज्म कर रहे हैं किसी टॉपिक का तो वो भी हमारी इंटेलिजेंस ही है। तो इस तरह से यहाँ पर बिने ने बताया। इसके बाद आईक्यू का कॉन्सेप्ट आया। आईक्यू का जो है फॉर्मूला यहाँ पर दिया गया था। आईक्यू के फॉर्मूले के लिए लोगों ने बताया यहाँ पर कि इंटेलिजेंस कोटेंट बुद्धि लब्धि इजकल टू मानसिक आयु यानी कि मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल आयु, क्रोनोलॉजिकल एज वास्तविक आयु जिसको कहा जाता है, इंटू 100। तो ये फॉर्मूला अगर हम देखें यहाँ पर तो आई क्यू इजकल टू हो जाता है MA/CA इंटू 100।
इसी फॉर्मूले से हम बुद्धि नब्धि निकालते हैं। यहाँ पर अगर किसी भी बच्चे का आईक्यू निकालना है तो हम इसकी जो है आईक्यू को इससे फाइंड कर सकते हैं। आईक्यू निकालने के लिए मेंटल एज यानी कि कितने साल का है बच्चा यहाँ पर देखा जाता है, और वास्तविक आयु यानी कि कितनी जो है उसकी क्रोनोलॉजिकल एज दे रखी है, उससे डिवाइड कर देंगे और 100 से इंटू कर देंगे तो यहाँ पर आईक्यू निकल आता है बच्चे का। आईक्यू के अनुसार ही यहाँ पर बुद्धि को बताया गया है, डिफाइन किया गया है। तो जो बच्चे का आईक्यू 20 से लेकर 25 से तक होता है या इससे कम होता है तो वो इडियट्स में आते हैं, महामूर्ख कहा जाता है उनको। 20 से लेकर 25 या 50 तक जिनका आईक्यू आता है उनको मूर्ख बुद्धि कहा जाता है। 50 से लेकर 70 तक के जो बच्चे होते हैं उनको अल्प बुद्धि का कहा जाता है। 70 से कम जिनकी होती है उनको निश्चित क्षीण बुद्धि वाले व्यक्ति कहते हैं। 70 से लेकर 80 तक के जो बच्चे होते हैं उनको क्षीण बुद्धि वाले स्टूडेंट कहते हैं। 80 से 90 तक जिनकी बुद्धि होती है उनको मंद बुद्धि वाले लोग कहते हैं। 90 से 110 में जो आते हैं उनको सामान्य बुद्धि वाले लोग कहते हैं। तो ये एक आइडियल माना जाता है यहाँ पर सामान्य बुद्धि में कि इतना तो होना ही चाहिए लोगों को। फिर उसके बाद 110 से 120 में जो आते हैं वो श्रेष्ठ बुद्धि के होते हैं। 120 से 140 में अति श्रेष्ठ लोगों को शामिल किया जाता है। उसके बाद जिसका आईक्यू 140 या 140 के ऊपर है उनको प्रतिभाशाली, गिफ्टेड या जीनियस बच्चों में शामिल किया जाता है। तो इस तरह से 140 से ऊपर अगर किसी का आईक्यू है तो उनको गिफ्टेड या जीनियस चाइल्ड कहेंगे। इस तरह से ये आईक्यू के आधार पर जो है इंटेलिजेंस को डिवाइड किया गया कि कौन सा बच्चा या कौन सा व्यक्ति कौन सी कैटेगरी में आता है। इसके बाद यहाँ पर आता है कि इंटेलिजेंस टेस्ट किस तरह से होते हैं। तो 2 वर्गों में विभाजित किया गया है इंटेलिजेंस टेस्ट को। एक होता है यहाँ पर इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट, ये इंडिविजुअल हो गया यहाँ पर। इसके बाद दूसरा जो होगा वो ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट होता है। ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पर कई सारे लोग होंगे इंटेलिजेंस टेस्ट जिनका किया जाएगा, और यहाँ पर जो इंडिविजुअल में करेंगे वहाँ पर सिंगल पर्सन की जो है इंटेलिजेंस टेस्ट करेंगे हम। तो इसका जो प्रारंभ किया था सिंगल पर्सन के लिए इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट का वो बिनेट ने किया था। यहाँ पर एक समय पर एक ही व्यक्ति की जो है इंटेलिजेंस को मापा जाता है। ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट जो होगा इसका सबसे पहले प्रयोग प्रथम विश्व युद्ध के टाइम पर अमेरिका में किया गया था, और इसमें एक ही समय पर अनेक व्यक्तियों की बुद्धि को मापा जाता है। इसके भी 2 प्रकार यहाँ पर हो जाते हैं, वर्बल और नॉन वर्बल, भाषात्मक और क्रियात्मक। 2 तरह से किया जाता है इंडिविजुअल और ग्रुप टेस्ट को। दोनों ही टेस्ट को यहाँ पर 2 तरीके से किया जाता है। तो वर्बल टेस्ट जो होते हैं वो भाषा में आते हैं, यानी कि इसमें जो भाषा का प्रयोग होता है वो अमूर्त बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए किया जाता है, और इसका जो उपयोग है उद्देश्य जो रहता है वो व्यक्ति को लिखने या पढ़ने का कितना ज्ञान है ये देखा जाता है इसमें। तो इसमें जो उत्तर है वो गोला बनाकर या गुणा कर कर या रेखांकित चीज़ों के थ्रू दिए जाते हैं। इसमें जो है प्रश्न जो पूछे जाते हैं वो अंकगणित के प्रश्न हो सकते हैं, व्यवहारिक ज्ञान के प्रश्न हो सकते हैं, निर्देश के अनुसार प्रश्न हो सकते हैं, समानार्थी या विलोम शब्द के अनुसार हो सकते हैं। वर्बल यानी कि आपको इसमें पढ़ना या लिखना पड़ेगा। नॉन वर्बल का मतलब है यहाँ पर कि इसमें जो है गेस्चर्स के थ्रू ही आंसर दिए जाते हैं, इसमें आपको पढ़ने लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। इस परीक्षण में वास्तविक वस्तुओं का ही प्रयोग किया जाता है, जैसे कि यहाँ पर चित्र के बिखरे हुए टुकड़ों को क्रम से लगाना। यहाँ पर एक्टिविटी बेस्ड कामों को शामिल किया जाता है। फिर बताया गया है यहाँ पे इंडिविजुअल लैंग्वेज जो टेस्ट है, व्यक्तिगत भाषात्मक परीक्षण, इसमें बिनेट साइमन स्केल आता है, स्टैनफोर्ड बिनेट स्केल आता है। देन नेक्स्ट है यहाँ पर इंडिविजुअल परफॉर्मेंस टेस्ट, इसमें जो है सबसे पहले आ जाता है पोर्टियस भूल भुलैया परीक्षण और
वैल्यूब टेस्ट इसमें आता है। नेक्स्ट जो ग्रुप लैंग्वेज इंडिविजुअल टेस्ट है, इसमें जो है आर्मी अल्फ़ा टेस्ट आता है। और नेक्स्ट आ जाता है सेना अमान्य वर्गीकरण टेस्ट। नेक्स्ट जो टाइप आता है वो ग्रुप परफॉर्मेंस टेस्ट का होता है। यहाँ पर नॉन वर्बल टेस्ट है जिसमें आर्मी बीटा टेस्ट आता है और शिकागो क्रियात्मक टेस्ट आता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्केल है जिसमें आपको बताया गया है कि इंडिविजुअल वर्बल टेस्ट और इंडिविजुअल नॉन वर्बल टेस्ट में कौन कौन से टेस्ट शामिल हैं और ग्रुप वर्बल टेस्ट और ग्रुप नॉन वर्बल टेस्ट में कौन कौन से टेस्ट शामिल हैं। देन यूटिलिटी यहाँ पर बताई गई है कि इंटेलिजेंस टेस्ट जो किया जाता है इसकी उपयोगिता क्या है। तो इसमें जो गिफ्टेड चाइल्ड हैं उनका चुनाव किया जाता है, उनको आइडेंटिफाई किया जाता है। जो बैकवर्ड चाइल्ड हैं, पिछड़े वर्ग के बालक हैं, उनका चुनाव करते हैं। अपराधी तथा समस्यात्मक बालकों का भी इसमें सुधार किया जाता है क्योंकि इसमें डायग्नोसिस कर लिया जाता है बच्चे की इंटेलिजेंस को, तो उसी के अनुसार से ट्रीटमेंट किया जाता है। बच्चों का वर्गीकरण कर सकते हैं यहाँ पर। बालकों की विशिष्ट योग्यताओं का ज्ञान हो जाता है। बालकों की क्षमताओं के अनुसार उन्हें कार्य कराया जाता है। व्यवहारिक योग्यता का ज्ञान हो जाता है यहाँ पर। भावी सफलता को हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, यानी कि बच्चे की इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंग उसके परफॉर्मेंस को या आगे चलकर वो कैसा कर सकता है इसका प्रेडिक्शन किया जा सकता है। राष्ट्र के बालकों की बुद्धि का ज्ञान हो जाता है हमें कि हम जिस देश में रह रहे हैं उसके बालक कैसे हैं, उसका आने वाला फ्यूचर कैसा है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। इसके बाद हम जो नेक्स्ट लेक्चर करेंगे उसमें जो थ्योरीज कवर की गई हैं लर्निंग की वो कवर करेंगे। तो थैंक यू एवरीवन।